नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, पढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं। वेरी गुड मॉर्निंग शुरभि, मनप्रीत, इमानुअल, अभिषेक, सानिश, अखिलेश, प्रियांशी, मुकुल, आकाश, जगदीप, सुरजीत। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अंशुमान, आरएएस कोचिंग वाले अनाउंसमेंट से अदर स्टेट के बच्चे वैसे जले हुए हैं, ऊपर से आपकी आरएनए वाली क्लास नहीं होती तो ऐसा लगता है सिर्फ राजस्थान वालों का ही ध्यान दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। अंशुमान, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आरएनए की क्लास नहीं होने के पीछे मतलब स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, और मैं मतलब पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक फील नहीं कर रहा हूँ काफी लंबे टाइम से। हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रही है मेरी, मतलब सुबह बहुत डिजीनेस हो रही है जगने के बावजूद भी, इस वजह से। बाकी कोई इशू नहीं है ना? हाँ जी, चलिए तो शुरू करते हैं साथियों आज के सेशन को। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हाँ आज आरएनए नहीं हुआ था। आइए, तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज के हमारे इकोनॉमिक्स के सेशन में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, क्योंकि हम लोग 5 ईयर प्लान खत्म कर चुके हैं। तो 5 ईयर प्लान से आगे का काम अब शुरू होने वाला है। इकोनॉमिक्स में कुछ ही चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें से आपने 2 महत्वपूर्ण चैप्टर कंप्लीट किए, अब तीसरे चैप्टर के लिए आप लोग एंट्री कर रहे हैं, है ना? हाँ, आइए तो हम शुरू करते हैं साथियों आज के सेशन को। और आज के सेशन में जिस बारे में चर्चा की जानी है वो क्या है? नेशनल इनकम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, सभी लोग ध्यान से इस सेशन को पढ़ेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। असल में ये वो चैप्टर है जहां से आप लोग जो है वो एक तथ्य सीखेंगे कि जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है। अक्सर हम लोगों को परीक्षाओं में पढ़ाया तो जाता है जीडीपी वगैरह के बारे में, लेकिन हमें पता नहीं होता कि जीडीपी वगैरह होती क्या है असल में साथियों। हाँ जी, जितने भी साथी उपस्थित हैं सभी साथियों का वार्म वेलकम। और किसी भी प्रकार की अगर पढ़ाई से संबंधित क्वेरी होती है तो क्लास के बीच में पूछ लें। जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो इस पूरे कंटेंट को डाउनलोड कर पाएंगे, ये बात जान लें। क्लास को डाउनलोड करने के लिए क्लास के बगल में 3 डॉट दिए हुए हैं, वहां से वो इस क्लास के कंटेंट को डाउनलोड कर पाएंगे, है ना? जैसे आप क्लास देखेंगे इसके बगल में 3 डॉट्स हैं, आप 3 डॉट्स पर क्लिक करके इस क्लास को डाउनलोड कर पाएंगे, है ना? जैसे ही आप देखेंगे तो आपको यहाँ 3 डॉट्स दिखेंगे, यहाँ पर डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आएगा, वहां से आप इस क्लास की पीपीटी पीडीएफ जो है ना, वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है और अनडाउटेबली यहाँ से बहुत कुछ सीखने वाले भी हैं हम लोग, है ना? तो आइए हम शुरू करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको यहाँ से जुड़ी हुई पता होनी चाहिए वो क्या है, आइए शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहली बात तो आपको यह पता होनी चाहिए कि अल्टीमेटली नेशनल इनकम होती क्या है। हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करें, इसको समझने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं वास्तविकता में बात करूं तो नेशनल इनकम, जैसे मैंने कल आपको पढ़ाया 5 ईयर प्लान, तो आपके दिमाग में एक प्रश्न बना कि यार 5 ईयर प्लान तो बना लिया, लेकिन सरकार को प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए धन की आवश्यकता होगी। बिना धन के सरकार जो है, अब भाई एक विद्यार्थी कह रहे हैं दिख नहीं रहे हैं, एक विद्यार्थी कह रहे हैं वॉइस मिसमैच हो रही है, एक कह रहे हैं लैग आ रहा है। अब इतनी सारी समस्याएं अगर हो रही हैं तो मैं पोल करा के पूछ लेता हूं, एक बार रिफ्रेश भी कर लेता हूं, होल्ड करिए। परफेक्ट। और एक बार के लिए मैं यहां पर पोल भी करा के पूछ ले रहा हूं, क्या मैं आप सभी को सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं? ट्रू और फॉल्स में बताएं, बताइए क्या मैं आपको सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं? ओके, तो भैया 4% लोगों को सही से सुनाई दिखाई नहीं पड़ रहा हूं। ऐसी स्थिति में कृपया करके वो अपने जो ईयरफोन है उन्हें सही कर लें, प्रॉपर रेंज में जाके बैठ जाएं और लोगों के कमेंट का इंतजार करें कि कहीं औरों को दिक्कत तो नहीं है। अगर औरों को नहीं है तो आपको भी नहीं होगी, ठीक है?
आइए अब शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट अगर आपको करना है तो नेशनल इनकम अल्टीमेटली कैलकुलेट करना क्यों है। मैंने कहा भाई, सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया कि भाई हम कृषि को बढ़ावा देंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया। तीसरी के दौरान समझ में आ गया कि नहीं, बस हमें तो आत्मनिर्भर बनना है। लेकिन ये जितने भी प्रकार की चीजें हैं, चाहे फिर वो गरीबी हटाओ हो या फिर कोई भी मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का लगाया जाना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का खोला जाना, बड़े बड़े डैम का बनाया जाना, अल्टीमेटली ये सब धन से होता है, पैसे से होता है। और पैसा सरकार के पास आता कहां से है, आज हम उसी बारे में चर्चा करने वाले हैं कि भाई अल्टीमेटली सरकार के पास धन का साधन क्या है। भाई सरकार है तो सरकार के पास इनकम है, और इनकम का सोर्स क्या है, आज हम आपके साथ में उसी बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो सरकार के पास इनकम का सोर्स क्या है, इसी बारे में हम आज चर्चा करेंगे, दैट इज नेशनल इनकम। अब आप में से बहुत सारे लोग सामान्यतया ऐसा करते हैं, क्या करते हैं कि अगर आपको नहीं पता है कि सामने वाले की सैलरी क्या है, सामने वाले ने कितना कमाया, कितना दिया, तो आप उसके हाव भाव से अंदाजा लगाते हैं, आप उसके हाव भाव से अंदाजा लगाते हैं कि यार इसके पास कितनी कमाई हो सकती है। आपकी एक सिंपल सी कैलकुलेशन बताता हूं मैं। आप किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, आपको नहीं पता, देखिए दो बात चीजें आपको बहुत स्पष्ट हैं। अगर आपको यह पता चल गया कि भाई एक व्यक्ति है वो गवर्नमेंट जॉब में नौकरी करता है, तो आप उसकी तनख्वाह ऐसे कैलकुलेट करते हैं। कैसे? मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट जॉब में है, केस नंबर वन जब वो करप्शन नहीं करता, दूसरा केस नंबर 2 जब वो करप्शन करता है। ठीक है। तो साथियों, केस नंबर 1 जब वो करप्शन नहीं करता, तब आप कैलकुलेट करना शुरू करते हैं कि यार फिर तो इसकी 15 से 20 हजार रुपए शुरुआत में लगेगी तनख्वाह, ज्यादा से ज्यादा 60 हजार रुपए 1-2 साल में हो जाएगी, रिटायरमेंट के आसपास 1 लाख रुपए सैलरी होगी। आप इस प्रकार से कैलकुलेशन लगा लेते हैं। आ गई बात समझ में? केस नंबर 2, जब ये करप्शन करता हो तो भाई साहब आप वही ग्रेड पे से वगैरह से अंदाजा लगा लेते हैं। पोस्ट क्या है, ग्रेड पे क्या है, अंदाजा लगा लिया। पोस्ट नंबर 2, भाई करप्शन कितना कर सकता है, तो फिर कौन सा पद है, अच्छा ये तो पुलिस के पद पर बैठा हुआ है, रोड के पास खड़ा रहता है, पुलिस वाला है, इतना तो कमाता ही होगा। ये इस प्रकार से रेवेन्यू का काम कर रहा है, इतना तो कमाता ही होगा, है ना। एक्साइज इंस्पेक्टर है, इतना तो कमाता ही होगा। रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, इतना तो कमाता ही होगा। एक प्रकार से आपने वो कैलकुलेशंस भी लगा ली। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों चीजें जो हैं, केस 1 और केस 2, बहुत अच्छे से आप लोगों ने कैलकुलेट कर रखी हैं, क्योंकि आपको पद से जुड़ा हुआ तनख्वाह पता है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन सर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, प्राइवेट जॉब में है। अब प्राइवेट जॉब में है तो सबसे पहली जो चीज हमारी आती है वो क्या है? प्राइवेट जॉब में है तो सबसे पहले केस नंबर 1, ये तो यार बेरोजगार ही है, ये तो बेरोजगार ही है। पहला तो केस यही कि प्राइवेट में है, बेटा पढ़ लिख लो, है ना भाई। एक विद्यार्थी सबसे पहले क्या सोचेगा? प्राइवेट में है, अरे यार थोड़ा पढ़ लिख लिया होता। जैसे गांवों में होता है ना, गांवों में होता है कि साहब क्या कर रहा है छोरा, तो बोले साहब बच्चे पढ़ाता है। जैसे मेरे साथ बहुत होता है ऐसा, है ना। और मैं जानबूझकर ऐसे ही करता हूँ। मैं गाँव में जब जाता हूँ तो फादर से सब लोग पूछते हैं कि आपका बेटा क्या कर रहा है ना। तो बोले साहब ये जो है ना, क्या बोलते हैं, बच्चे पढ़ाता है जी। बोले अच्छा बच्चे पढ़ाता है? बोले हाँ। बोले इसने कोई एग्जाम दिलवा लेते, इसको सरकारी नौकरी पकड़ लेता, ठीक ठाक हो जाता मामला। बोले हाँ जी, अगली बार यही काम करना है साहब, है ना, इसको एग्जाम। तो मैं कभी भी अपने बारे में ये नहीं बताता, मैं हर जगह ये होता है पढ़ाता हूँ, और पढ़ाता भी हूँ तो कहाँ पढ़ाता हूँ ये भी नहीं बताता। मतलब ये बात है पढ़ाता हूँ बस मैं। और मतलब बहुत बार सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि यार पढ़ाता है तो फिर कैसे मतलब कैसे तेरे ये सब चीज मैनेज कर रहा है तू, पढ़ाता है बस ये तो। अच्छा, तो ऐसे क्या हुआ? अब आपने पहला अंदाजा, क्योंकि साइकोलॉजी है आपकी कि बेरोजगार होगा। दूसरा अंदाजा, बेरोजगार के साथ साथ ठीक ठाक है, कार मेंटेन करता है क्या? बोले हाँ कार मेंटेन करता है। हाँ तो फिर मान ले 30 से 40 हजार रुपए तनख्वाह होगी इसकी। ठीक है। फिर बोले अच्छा कार के साथ साथ आईफोन भी है, आईफोन भी मैनेज कर रहा है, आईफोन भी कर रहा है क्या? ठीक है, 60-70 हजार रुपए हो गई। ठीक है। अब यही व्यक्ति जो है दिल्ली गुड़गांव रह रहा है, तो बोले 30-40 वाला 50-60 में कर रहा होगा। ये जो है ये मतलब 90 से लाख के बीच में होगा। तो और वहां का लाख तो जी अपने यहाँ के 20 के बराबर ही है। कर लिया सेटिस्फाई। अच्छा, तीसरा चौथा केस,
अरे यार उसने ना अभी बहुत तगड़ा काम किया है यार। बोले क्या किया है? बोले उसने ना इतना इन्वेस्टमेंट वहां कर दिया इतना। तो यार फिर तो बिजनेस बोल, बिजनेस। फिर वो केवल पढ़ाता नहीं है, फिर वो बिजनेस करता है। हाँ अच्छा, बिजनेस करता है वो? बोले हाँ। बोले बिजनेस करता है तो फिर तो यार अंधी कमाई है। तो ये वाली कैटेगरी तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। अच्छा, लेकिन साथियों हम लोगों ने इन सारी चीजों का अंदाजा कैसे लगाया? आपने वो नहीं सुना? कार मेंटेन करता है, कार मेंटेन करता है, कार मेंटेन करता है, आईफोन मेंटेन करता है, और बढ़िया से मूवी वगैरह देखता है, घूमने भी जाता रहता है, एक आध बार तो विदेश भी हुआ है। मतलब हम लोग जब चीजें मैनेज कर रहे हैं कैलकुलेशन में, तो हम क्या देख रहे हैं? हमने नोटिस किया कि वो एक्सपेंड कितना करता है, एक्सपेंडिचर कितना है। हमने क्या मेंटेन किया? एक्सपेंडिचर कितना है, खर्च कितना करता है। हमने ये देखिए, आपने जब गवर्नमेंट जॉब वालों का लिया तो इनकम कितनी है ये कैलकुलेट किया था, और जब आपने प्राइवेट जॉब वालों का देखा तो आपने कि ये एक्सपेंडिचर कितने करता है, इससे अंदाजा लगाया जाएगा। क्योंकि प्राइवेट में सही तो बताएगा ही नहीं। आई बात समझ में? प्राइवेट में सही तो बताएगा ही नहीं, एक्सपेंडिचर कितना करता है ये बताओ आप। तो ये जो चीजें हैं ना, इस प्रकार से आप लोगों ने, जैसे आपने इनकम कैलकुलेट करने का प्रयास किया, वैसे ही देश की इनकम भी दो प्रकार से कैलकुलेट की जाती है। देश की आय कितनी है और देश का व्यय कितना है। यानी इनकम बेस्ड इनकम देश की, यानी इनकम कितनी है और देश खर्च कितना करता है। आ गई बात समझ में? ये मैं आप लोगों के बारे में नहीं बता रहा था, ये मैं देश के बारे में बता रहा था, ताकि देश हमसे ही मिलकर के बना हुआ है। तो हमारी अक्सर कैलकुलेशंस जो होती हैं वो दो प्रकार से होती हैं। कौन कौन सी? इनकम बेस्ड और हमारे द्वारा एक्सपेंडिचर कितना किया गया उसके आधार पर। तो बोले सर अब इनकम कैसे होती है? अब आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मैंने केस 1 लिया था, अभी आप केवल ये समझते चलिए कि हमारे मतलब ये अपने उदाहरण लेके समझते चलिए, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब हमने काम क्या लिया? इनकम बेस्ड। यार इनकम कैसे कैलकुलेट करें? अब सामने वाले की, अब सामने वाले की इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमने जोड़ना शुरू किया उसके सोर्सेस क्या क्या हैं। जैसे जैसे अभी इनकम की बात कर रहे हैं हम कि यार इसकी कमाई का अंदाजा कैसे लगाएं। तो बोले सर एक काम करते हैं, इसकी कमाई का अंदाजा लगाने के लिए हमारे पास, हाँ जैसे अभी एक सपन नामक विद्यार्थी है, उन्होंने तो फॉर्मूला ही दे दिया कि सर इनकम का कैलकुलेशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग से कर लो, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग से कर लो। ये बहुत ही सटीक फॉर्मूला, मतलब ये वो है जो बनियों की किताब में चलता है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि समटाइम्स ना तो कोई व्यक्ति एक्सपेंडिचर करता, कई बार कोई व्यक्ति सेविंग भी नहीं करता, कोई तीसरे ही रास्ते पे निकल लेता है। बोले तीसरा रास्ता क्या हो सकता है? बोले वो इन्वेस्ट कर देता है। अब वो इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग नहीं है, सेविंग वो है जो कि बाद में काम आएगी, इन्वेस्टमेंट वो है जो कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। आजकल जैसे चल रहा है, म्यूचुअल फंड्स में कर दिया, शेयर मार्केट में कर दिया, प्रॉपर्टी में कर दिया, है ना, वो अलग ही चीज चल रही है ना, उसको आप सेविंग नहीं कह सकते, क्योंकि वो कभी भी नीचे और ऊपर हो सकती है। हालांकि ये सबसे ज्यादा मतलब वेल ट्रस्टेड फॉर्मूला है कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग मिला लो। लेकिन अभी साथियों यहाँ पे, हाँ मोहम्मद इरफान पूछ रहे हैं सर आपकी मंथली इनकम 40,000 तो होगी ना? हाँ बिल्कुल, मैं आईफोन भी मेंटेन करता हूँ, कार भी मेंटेन करता हूँ, 40,000 है मेरी मंथली इनकम, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ? तो अब हमारे यहां पर क्या समझ में आने वाली बात हुई कि आपने ये वाली जो चीज समझी, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इन दोनों बातों को समझने के बाद में एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। और वो क्या सवाल बनता है कि सर इनकम के साधन और क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए साथियों, इनकम के साधन क्या हो सकते हैं? किसी देश की इनकम की अगर हम बात करें तो सबसे पहला और बड़ा साधन जो है वो है रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस का मतलब हुआ कि जो उस देश के कर्मचारी, हाँ जो उस देश के लोग जो हैं, जो विदेश में रह रहे हैं, वो कितना धन घर पर भेजते हैं। यानी वो भारतवासी जो भारत से बाहर रह रहे हैं, वो इंडिया में कितना धन भेज रहे हैं, दैट इज नॉन एज रेमिटेंसेस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है?
क्लियर? तो साथियों रेमिटेंसेस क्या है इसको समझने का प्रयास करें। रेमिटेंसेस होता है प्रेषित धन। अगर कोई इंडिया का व्यक्ति अमेरिका जाके रह रहा है तो अमेरिका से उसने इंडिया कितना पैसा भेजा अपने घर वालों को, दैट इज संप्रेषित धन। ये देश की इनकम है। इसके अलावा दूसरी इनकम है साथियों, क्योंकि अल्टीमेटली देश में धन आना चाहिए। हम ऐसे बात नहीं कर रहे हैं कि देश के कर्मचारियों ने कितना कमाया, हमारे देश ने। अच्छा एक मिनट, एक सिंपल सी चीज कैलकुलेट करते हैं। पहले इस बात को समझने का प्रयास करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, इधर सुनिए साथियों, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, उससे आप लोग अंदाजा लगाएं कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, एक सिंपल बहुत बेसिक सा सवाल है, और वो बेसिक सवाल क्या है कि अगर हमसे कोई पूछता है कि इनकम क्या है, तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि मैंने अपने पापा से जो पैसा लिया वो भी इनकम होगा। दोबारा सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैंने आपसे पूछा कि मेरी इनकम क्या है, तो क्या मैं ये कहूंगा कि मैंने पापा से लिया है वो भी इनकम है, मम्मी से लिया है वो भी मेरी इनकम है? नहीं यार, घर का पैसा है ना, वो तो घर का ही पैसा इधर से उधर घूम रहा है। तो अगर मैं देश की बात कर रहा हूं कि देश की इनकम क्या है, तो देश की इनकम में देश के ही लोग जो अर्न कर रहे हैं, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई दुकान लगा रहा है, कोई बिजनेस चला रहा है, वो तो देश के ही लोगों से पैसा कमा रहे हैं ना। इधर से उधर टोपी फिर रही है, तो वो देश की इनकम कैसे हो गई? देश की इनकम तो वो है कि जब वो कहीं बाहर से कमा के अंदर लाए। आई बात समझ में? तो ऐसी स्थिति में देश की इनकम में हमने किसको कंसीडर किया? रेमिटेंसेस को, जो विदेशों से अर्जित हमारे पास धन हुआ। अच्छा, दूसरी बात आती है, हाँ जी, इसी प्रकार दूसरी बात आती है एफडीआई। अब ये क्या है? हमारे देश के किसी भी संसाधन में, अब ये बहुत बड़ा शब्द है, इसे अभी सीख लीजिए क्योंकि भविष्य में ये काम आने वाला है, और इकोनॉमी में ही इस शब्द को सीखा जाता है। दो प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक होता है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जिसे आप कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना? इन दोनों में क्या अंतर होता है? इधर सुनिए साथियों। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, इसमें क्या होता है? अगर मान लीजिए आपके पास इंडिया में कोई कंपनी है, अब जैसे आपके पास कंपनी है रिलायंस, भारत के पास में एक कंपनी है जिसका नाम रिलायंस है। हमारे देश की रिलायंस नामक कंपनी के अंदर, चूंकि वो मेरे देश की है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर रिलायंस के मैंने 40% मालिकाना हक को परचेज कर लिया। मैं कौन? मैं कोई विदेशी हूं। दोबारा सुनिए, अगर रिलायंस के 40% निवेश को, 40% हिस्से को टाटा ने परचेज किया, दोबारा सुनिएगा, टाटा ने परचेज किया, तो यह कार्य केवल मर्जर कहलाएगा। यह कार्य केवल मर्जर कहलाएगा। लेकिन अगर यही कार्य फेसबुक ने का किया तो यह कार्य एफडीआई कहलाएगा, क्योंकि देश का पैसा देश में ही था, इससे कुछ भी ऐड नहीं हुआ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? टाटा ने देश में पैसा कमाया, टाटा ने देश में कमाया और देश में ही पैसा लगा दिया, ये एफडीआई नहीं है, इससे मेरे देश में विदेशी धन नहीं बढ़ा। तो क्या हुआ? तो भाई मैंने रिलायंस कंपनी के 40% हिस्से को फेसबुक को बेच दिया, एक विदेशी कंपनी को बेच दिया, तो इसको बेचना एफडीआई कहलाया। बोले इसमें होता क्या है सर? इसका मतलब हुआ कि इस कंपनी का 40% मालिकाना हक एक विदेशी कंपनी को चला गया, 40% शेयर का मालिक कोई दूसरा कंपनी हो गया। इस प्रक्रिया को एफडीआई कहते हैं। तो बोले एफडीआई में होता क्या है? बेटा एफडीआई में होता है मालिकाना हक लिया जाता है। क्या लिया जाता है? मालिकाना हक लिया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये यहां के 40% हिस्से का मतलब ये नहीं है कि केवल शेयर परचेज करेगा, तो फिर क्या करेगा? ये यहां पर देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी करेगा। हो सकता है अपने ऑफिस बनाए, हो सकता है यहां पर फैक्ट्री लगाए, हो सकता है यहां पर अपना पावर सिस्टम लगाए, डेटा स्टोरेज सेंटर लगाए, कुछ भी कर सकता है। यानी अल्टीमेटली यहां पर कोई कंस्ट्रक्शन जरूर होगा। आई बात समझ में? कुछ नया निवेश होगा तो कंस्ट्रक्शन जरूर होगा, तो नए रोजगार मिलेंगे, देश में स्थिरता आएगी। स्थिरता क्यों आएगी?
क्योंकि विदेशी धन आया सो आया, वो तो मिल गया देश को। इसके अलावा उस कंपनी चूंकि अब वो आई है तो एक्सपेंड भी करेगी, खुद अपना पैसा और लगा करके उसे बड़ा करना चाहेगी, तो ऐसी स्थिति में देश ग्रो करेगा। दैट इज एफडीआई। अब सर बोले एफआईआई क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या होता है सर? बेटा इसके अंदर क्या होता है कि कंपनी आई, रिलायंस के शेयर परचेज किए, दोबारा सुनिए, रिलायंस के शेयर परचेज किए, लेकिन रिलायंस से मालिकाना हक नहीं मांगा, रिलायंस से मालिकाना हक नहीं मांगा, केवल ट्रेडिंग कर लिया। हालांकि शेयर में भी एक मालिकाना हक होता है, लेकिन ये केवल शेयर मार्केट के माध्यम से ही आई, ये शेयर मार्केट के माध्यम से ही आई। ये कंपनी जैसे एफडीआई में फेसबुक रिलायंस के डायरेक्ट ऑफिस पहुंच गया था, एफआईआई में जो कंपनियां आई वो शेयर मार्केट, निफ्टी और सेंसेक्स, इनके माध्यम से ही अंडर आई बात समझ में? इन्होंने दबा करके इंडिया में पैसा लगाया, इंडिया के शेयर खूब परचेज कर लिए, लेकिन जैसे ही मार्केट गिरने लगा खट से शेयर बेच दिए। यानी कि इन्होंने इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया। हाँ, रितु पूछ रही है जैसे अनअकैडमी ने वाईफाई स्टडी के साथ किया, तो बेटा अनअकैडमी खुद जो है वो एक इंडियन कंपनी है, इसने वाईफाई स्टडी को परचेज किया, वो भी एक इंडियन कंपनी थी, तो ये टेक ओवर था, मर्जर था, टेक ओवर था। लेकिन अनअकैडमी में बहुत सारी विदेशी कंपनियों का पैसा लगा हुआ है, अनअकैडमी में बहुत सारी विदेशी कंपनियों का पैसा लगा हुआ है, दैट इज एफडीआई। आगे बात समझ में? दैट इज एफडीआई। जब कोई विदेशी हमारे कंपनी में पैसा लगाया तो वो एफडीआई है। अब आ गई बात समझ में? जैसे अपन लोग मारुति कंपनी का नाम सुनते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण दिया, आप इसको ऐसे समझिए, अपन लोगों ने एक ब्रांड का नाम सुना है, दैट इज मारुति सुजुकी। क्लियर? तो साथियों मारुति सुजुकी में मारुति तो इंडियन है और सुजुकी जापानी है, तो मारुति और सुजुकी इंडिया में इन्वेस्टमेंट लेके आया, तो ये दोनों मिलकर के बन गए मारुति सुजुकी। जैसे हीरो होंडा, हीरो इंडियन ब्रांड है, होंडा जापानी ब्रांड है, ये पैसा लेकर के आए, इंडिया में नौकरी दी। अब आ गई आपको बात समझ में? आ गई बात समझ में आप लोगों को? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? जैसे एक कंपनी हुआ करती थी हचिंसन एसआर, हचिंसन एसआर के अंदर हचिंसन जो थी वो विदेशी कंपनी थी, एसआर इंडियन कंपनी थी। अभी जैसे वी नामक एक ब्रांड बना हुआ है, वोडाफोन और आइडिया, वोडाफोन ब्रिटिश कंपनी है, आइडिया इंडियन कंपनी है। आगे बात समझ में? तो ये जितनी भी कंपनियां इंडिया आई तो इन सबने इंडिया में रोजगार दिया, ये जितनी भी कंपनियां इंडिया आई इन्होंने रोजगार दिया। शेयर मार्केट में कोई रोजगार नहीं आता, आपके रखे रखे पैसे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपने इंडिया आए और आपने क्या किया, जगदीप अभी थोड़ा सा समझो, अभी बताते हैं आपको, है ना? अपने इंडिया में मंथली सैलरी इतनी कम, फिर भी हाँ जगदीप बहुत सारे फैक्टर्स है, बताता हूं, है ना? अब आप आगे सुनिए। आपने मान लीजिए अडानी का शेयर परचेज किया, आपने अडानी का शेयर परचेज किया, देखना दोबारा से समझिएगा। तो आपने अडानी का शेयर परचेज किया, आप एक इंडियन व्यक्ति हैं, तो आपने केवल ट्रेडिंग की। दोबारा सुनिए, आप अगर कोई इंडियन व्यक्ति हैं, आपने अडानी का शेयर परचेज किया तो आपने केवल ट्रेडिंग की। लेकिन एक विदेशी कंपनी ने अडानी के शेयर परचेज किए तो ये एफआईआई है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अगर कोई विदेशी कंपनी, मान लीजिए आप ही 4 लोगों ने मिलकर के एक कंपनी बना ली विदेश में, आप सारे के सारे विदेशी हैं, आपने स्टॉक मार्केट से आकर के अडानी के शेयर परचेज कर लिए। बोले सर शेयर परचेज करते हैं तो पैसा भी तो लेके आते हैं। बिल्कुल लेके आते हो, आपने इंडिया आकर के खूब सारा पैसा इन्वेस्ट किया। आई बात समझ में? हाँ भाई इशिका ये लो, इशिका को दिक्कत हो रही थी कि सर स्क्रीन क्लियर कर दीजिए, दिक्कत हो रही है।
मैंने तो ऐसा कुछ भी नोट्स बनाने लायक तो लिखा नहीं था, फिर भी कोई बात नहीं। जैसे मैंने ये कहा कि अडानी के पास 100 शेयर थे, शेयर मार्केट में थे। ये कहां पर थे? हम मुंबई शेयर स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब मेरे इन 100 शेयर को परचेज करने के लिए एक व्यक्ति है मुकेश और सुरेश नाम से, जो कि इंडियन व्यक्ति है, उसने इसके 20 शेयर परचेज कर लिए। 20 शेयर परचेज कर लिए। ये इंडियन व्यक्ति है, इसने केवल शेयर मार्केट से ये जो प्रक्रिया की, इस प्रक्रिया को हम लोगों ने क्या नाम दिया? ट्रेडिंग नाम दिया। ये सिंपल ट्रेडिंग है। आपने खरीद लिया, बाद में जब मौका मिलेगा तब बेच देंगे, ये सिंपल ट्रेडिंग है। स्टॉक मार्केट में यही होता है, ठीक है। लेकिन अब मुकेश, सुरेश, दिनेश, रमेश, जितने भी लोग हैं, इन सब ने यहां पर एक कंपनी बना ली और ये जो कंपनी है अब ये विदेशी है। अब आप पूछेंगे सर ये कंपनी इंडियन होती तो भी ट्रेडिंग ही कहलाती। आई बात समझ में? तो भी ट्रेडिंग ही कहलाती। अब ये विदेशी हैं चारों लोग। अब इनका नाम रख लीजिए, एक का नाम मतलब जैक एंड जिल, वेंट अप द हिल, ये सब नाम रख लिया हमने इनके, है ना। तो ये सारे के सारे विदेशी नाम रख दिए हमने। अब इन सब विदेशी नामों ने एक कंपनी बनाई और ये यहां के 20 शेयर परचेज कर लिए, अर्थात इन्होंने विदेशी मुद्रा इंडिया में भेजी। विदेशी मुद्रा इंडिया में भेजी तो ये प्रक्रिया FII है। बोले सर एक बात बताइए, इसके अंदर दिक्कत किस बात की है, बुराई क्या है? इंडिया वाले ने खरीदी या विदेश वाले ने खरीदी? मैंने कहा बेटा जब इंडिया वाला खरीद रहा है तो इंडिया के ही धन को इसमें लगा रहा है, लेकिन जब कोई विदेशी आ रहा है तो साथियों वो अपने साथ साथ विदेशी मुद्रा लेके आ रहा है, जिससे देश की कमाई हो रही है। जब कोई विदेशी आ रहा है तो विदेशी मुद्रा लेके आ रहा है, जिससे देश की कमाई हो रही है। अब वीरेंद्र ने कहा तो सर ये तो ज्यादा अच्छी बात है ना, इससे तो देश की कमाई हो रही है तो ये बेटर हुआ। हाँ बेटा शॉर्ट टर्म में तो ये बेटर है। शॉर्ट टर्म में बेटर क्यों है? क्योंकि इसकी वजह से जितने भी शेयर मार्केट, क्योंकि तुरंत होता है ये काम, तुरंत आए तुरंत पैसा लगाया तो जल्दी से पैसा लग जाता है। लेकिन बेटा जब मार्केट क्रैश होने लगता है तो धड़ाम धड़ूम पैसे निकलने शुरू होते हैं। मतलब इतना जल्दी पैसा बाहर निकलता है कि मार्केट पूरी तरह क्रैश होकर के नीचे आ जाता है। लेकिन FDI में क्या होता है? FII ने किसी भी प्रकार से किसी को रोजगार नहीं दिया, लेकिन FDI में क्या होता है? FDI का मतलब ही यह है कि वो पैसा बाहर नहीं निकाल सकता। वो इंडिया में आ गया, अब उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया तो इंडियन सरकार उसको पैसे वापस नहीं लौटाएगी। क्या आपको बात समझ में आई? अब उसने कोई सी भी विदेशी कंपनी देख लो, चाहे इंडिया में कोको कोला आई हो, पेप्सी आई हो, कोई सी भी कंपनी इंडिया में उठा के लगा लो, ये सब इंडिया आकर के पैसा लगा दिए। अब ये जा नहीं सकते, जाएंगे तो सब मामला छोड़ के यहीं जाना पड़ेगा, किसी को बेच के जाना पड़ेगा। जैसे फोर्ड आई थी इंडिया, अब फोर्ड की हालत हो गई खराब क्योंकि वो इंडिया के मार्केट में टिक नहीं पा रही। हाँ जैसे हार्ले डेविडसन है, केएन्स एनर्जी है, इवन टोयोटो भी जाने की फिराक में बैठी हुई है कि कोई खरीद ले और हम चलें। तो अब आप पूछ रहे सर ये तो धोखा हो गया इन लोगों के साथ में, है ना? नहीं, धोखा नहीं हुआ है भाई। हमारे इंडिया का जो मार्केट है उसकी रीडिंग अलग है। हमारे इंडिया में जान चली जाए लेकिन पैसा ना जाए। जैसे मारुति की जो गाड़ियां हैं वो इसलिए बिकती हैं क्योंकि उनकी माइलेज जो है वो आसमान में है। मतलब उनसे कई बार तो घर वाले कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मेरे पास ना थंडरबर्ड भी है, मतलब वो जो बुलेट आती है ना वो भी है, और एक स्विफ्ट भी है मेरे पास। और वो जो स्विफ्ट है उसकी कई बार एवरेज इतनी आती है कि मेरी थंडरबर्ड से सस्ती पड़ जाती है वो, है ना। तो अब इतनी सस्ती में कार चल रही है जैसे 4 लोग बैठ के चल सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो हमारे देश में और इतनी रद्दी उसमें माल लगा हुआ है कि भाई अगर गलती से एक बार ना मैं खुद कमर लगा के खड़ा हो गया मेरी कार के, भाई साहब उस जगह से लोहा बैठ गया, मतलब उस जगह की जो सीट है ना वो दब गई। ठीक है, मतलब इतनी मतलब हल्की सीट है उसकी कि मैं एक बार कमर लगा के खड़ा हो गया, आज डेंट पड़ा हुआ है। तो अब ये स्थितियां हैं। तो इंडिया में क्या है ना कि हम लोगों का मार्केट, अब ये फोर्ड वगैरह वाले क्या करते हैं, मेरे पास एक फोर्ड की गाड़ी भी है, उसके अंदर क्या है, उसमें भाई साहब 4 आदमी ऑलरेडी बैठ के चल रहे हैं, इतना वजन ऑलरेडी है। ठीक है, तो उसके अंदर पूरी आयरन की रॉड वॉड लगी हुई है, तो उसका खर्चा ज्यादा है।
तो ऐसी स्थिति में ना ये सारी चीजें हैं, तो ये जो चीजें हैं ये देश के अंदर नहीं चल पाती। तो हमारे देश में से चला जाना एफडीआई वालों का वो मार्केट की समझ ना होने के कारण है, अदरवाइज तो इंडिया बहुत अच्छा मार्केट है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। आपके पास कितनी कार है? ज्यादा नहीं है, 5 ही हैं। चलिए ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया। तो यहां तक की सारी बातें आपको समझ में अगर आ गई हों तो अब हम बढ़ते हैं आपको लेकर के आगे की तरफ कि भाई अल्टीमेटली ये चीजें होती क्या हैं। इनकम से हमको एफडीआई समझ में आ गया, एफआईआई समझ में आ गया। इनकम के सोर्स में हमने देख लिया रेमिटेंसेस को, इनकम के सोर्स में हमने देख लिया एफडीआई को, इनकम के सोर्स में हमने देख लिया एफआईआई को। इसके अलावा इनकम के सोर्स में सामान्यतया क्या काउंट और किया जाता है? वो विदेशी अनुदान जो देश के लिए दिया गया हो। जैसे अभी ग्रीन क्लाइमेट फंड बना है, जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड बना हुआ है। बाइक कितनी है? 4 है शायद, 4, हाँ ठीक है। तो सुनिए, तो मैं क्या बोल रहा हूं, ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या होता है अब वो सुन लीजिएगा। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है? अभी आपने देखा होगा इंडिया में पॉल्यूशन बढ़ रहा है और वर्ल्ड में भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है। पेरिस क्लाइमेट डील के बारे में अपन ने पढ़ा है। उसके अंदर क्या हो रहा है कि विदेशी देश जो हैं जिनके यहां पर पॉल्यूशन कम करने के लिए जगह नहीं है, पेड़ लगा नहीं सकते, अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन रोक नहीं सकते, ऐसी स्थिति में उन्हें इंडिया में पैसे देकर के पेड़ लगवाने हैं। यानी कि वो उस धन को हमसे वापस नहीं मांगेंगे, हमारे ऊपर कर्जा नहीं है, वो हमारी इनकम है। तो अल्टीमेटली इनकम के जो साधन हैं वो मतलब हुआ जिसे आपको दोबारा ना देना पड़े। अरे आप अगर कभी लोन लेंगे तो क्या वो इनकम कंसीडर की जाएगी? क्या नहीं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब यह है कि हम जब राष्ट्रीय आय के बारे में बात करते हैं तो ये इनकम बेस्ड होती है, और इनकम बेस्ड होने के साथ साथ ये एक्सपेंडिचर बेस्ड होती है। एक तरीका और होता है और वो होता है प्रोडक्शन मेथड। हालांकि इस मेथड को सबसे कम यूज में इंडिया में लिया जाता है। रीजन, क्योंकि इंडिया टर्शरी सेक्टर बेस्ड है। टर्शरी सेक्टर बेस्ड है अर्थात हमारे यहां पर मतलब जो तृतीयक सेक्टर है, सर्विस सेक्टर जो है वो डोमिनेट करता है। अगर इंडिया में प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर डोमिनेट करता तो हम निश्चित ही इसे कैलकुलेट करते, पर हमारे यहां पर प्रोडक्शन से ज्यादा सर्विसेज हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? हमारे यहां पर प्रोडक्शन से ज्यादा सर्विसेज हैं, इस वजह से हम लोग आइदर इनकम को कंसीडर करते हैं या एक्सपेंडिचर को। इन सभी चीजों को कैलकुलेट करते हुए इतने प्रकार से इन घटकों का उपयोग करके नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है, या तो जीडीपी के रूप में, जीएनपी के रूप में, एनएनपी के रूप में। ये कुछ वो फैक्टर्स हैं जो आपको राष्ट्रीय आय जो है वो समझाने में उपयोगी होते हैं। ठीक है, हाँ बेटा, एक विद्यार्थी नितिन लिख रहे हैं सर के ऊपर से जा रहा है। बिल्कुल नितिन जाएगा ही बेटा, रुपए धेले की बातें समझ में आ जाए तो आदमी इतने दिन तक खाली ना घूमे, है ना, ये थोड़ा मुश्किल काम है। आइए तो जीडीपी के बारे में अब हम चर्चा करते हैं कि जीडीपी क्या होती है। अब ये बहुत बड़ी चीज है, अब आपको इसको समझना होगा, ठीक है ना। जीडीपी को समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एक अलग एंगल के रूप में राष्ट्रीय आय को समझना होगा, लेकिन इसमें कुछ शब्द हैं जीडीपी के अंदर, उन्हें आपको पहले ही पकड़ के चलना है। क्या क्या है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, एक शब्द और मैं यहां पर बताना चाहूंगा। ये जो लाइन यहां पर लिखी हुई है जीडीपी के बारे में, देखिए कई बार आप में से क्या है, बहुत सारे लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा है और आपकी अभी जरूरत भी नहीं है। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ करके चलते हैं तो आपको पहले ही टेबल पर दिखाया जाता है कि जीडीपी किसी राज्य की कितनी है, जीडीपी किसी देश की कितनी है, प्रचलित मूल्य पर कितनी है, स्थिर कीमतों पर कितनी है। इस प्रकार से जीडीपी को पढ़ाया जाता है। हालांकि आपके एसएससी के समय पे काम नहीं आता है, लेकिन जो स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो ध्यान दें। जैसे राजस्थान पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी रखिएगा,
आपको आर्थिक समीक्षा जो आती है राजस्थान की, उसके अंदर ये सारे फैक्ट्स याद करने होते हैं कि हमारे राजस्थान की जीडीपी कितनी है, प्रचलित मूल्य पर कितनी है, स्थिर मूल्य पर कितनी है, इनके मायने क्या होते हैं, मतलब क्या होते हैं, ये सारी बातें। तो आइए मैं आपको एक एक करके सारी बातें बताता हूं। सबसे पहले लिखा हुआ है जीडीपी होती क्या है। लाइन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए मैंने आपको अभी हाल एक लाइन बोली, हमने नेशनल इनकम के केस में प्रोडक्शन वाली चीज ना लेकर के क्या ली, जीडीपी मेथड क्यों लिया, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, गुड्स, अर्थात हम प्रोडक्शन भी काउंट कर रहे हैं, हम सर्विसेज भी काउंट कर रहे हैं। इधर देखिए, आपने नेशनल इनकम के 3 मेथड देखे, इनकम, प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर। अब तीनों चीजें इधर देखिए। वैल्यू, वैल्यू मतलब जब बेचोगे तो उसकी वजह से भाव मिलेगा, यानी कि इनकम आएगी। ऑफ फाइनल गुड्स, गुड्स काय में बनते हैं, प्रोडक्शन लागत। एंड सर्विसेज, आ गई बात समझ में। प्रोड्यूस्ड, अर्थात प्रोड्यूस किए गए हैं, चाहे फैक्ट्री में बनाए हों, चाहे सेवाओं के रूप में प्रयोग किए गए हों। इनसाइड द बाउंड्री ऑफ नेशन ड्यूरिंग 1 ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। अगर जिसको ये बात समझ में आ गई, उसको सारी इतनी देर की बकवास समझ में आ जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि देश की सीमाओं के भीतर, ये देश है, इसकी सीमाओं के भीतर ये इंडिया था। मैंने इतनी देर से आपको क्या बताया, आपने भाई मैंने ये बताया, ये देखिए, आपने पापा से पैसे लिए या पापा को पैसे दिए, ना तो ये पापा की कमाई है ना आपकी कमाई है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? दोबारा से सुनिए भाई, मैंने क्या कहा, मैंने पापा से पैसे लिए या पापा को पैसे दिए, ये दोनों ही इनकम नहीं है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मनी है। लेकिन अब क्या कर रहा हूं, अब यदि मैंने इस पूरे के पूरे अपने घर को, जो मेरा घर है, इस पूरे घर को एक देश माना, और इस देश के साथ मैंने देखा कि मेरे घर में कमाई के साधन क्या क्या हैं, तो कमाई के साधनों में मेरे घर ने 1 साल में, क्योंकि मेरा घर क्या है, एक देश मान लिया मैंने, मैं कह रहा हूं कि मेरे घर ने कितना प्रोडक्शन किया। अब बोले आप क्या प्रोड्यूस करते हैं सर, मैंने कहा भाई मैं बुक प्रोड्यूस करता हूं, मेरी बुक आती है। तो मेरा प्रोडक्शन किसका हुआ, बुक का प्रोडक्शन हुआ। तो बुक का प्रोडक्शन हुआ तो उसकी वजह से मुझे क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं भाई, बुक का प्रोडक्शन हुआ उसकी वजह से मुझे वैल्यू मिलेगी। अच्छा, दूसरा, अगर मैंने सर्विसेज दी, बोले सर आप क्या सर्विस देते हैं, मैंने कहा भाई मैं टीचर हूं। बोले आप टीचर है, तो मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं, तो पढ़ाने से मुझको कमाई मिलती है, क्योंकि मैं घर में बैठकर बाहर वालों को पढ़ा रहा हूं। देखिए, अगर मैं घर के अंदर घर वालों को ही पढ़ा रहा हूं तो कुछ नहीं हो रहा। आ रही है बात समझ में, मैं बाहर वालों को पढ़ा रहा हूं जिससे मेरी इनकम बढ़ रही है। इसका मतलब यह हुआ, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बाउंड्री, जो मैंने अपने यहां पर प्रोड्यूस किया, इसकी वजह से जो वैल्यू मुझे मिली, बाउंड्री ऑफ नेशन ड्यूरिंग 1 ईयर कॉल्ड जीडीपी। अगर अर्थात मैं ये करूं कि भाई मैंने 1 साल में 5 करोड़ की किताबें बेच दी, 10 करोड़ मैंने पढ़ा के कमा लिए, तो मेरी जीडीपी 15 करोड़ रुपए होगी, क्योंकि ये वैल्यू है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि अगर मैंने अपने घर के भीतर इतना करके ये धन अर्जित कर लिया, तो ये मेरी जीडीपी हो गई। अब बड़ा सवाल बनता है, सर एक बात बताइए, आपके मान लीजिए कि घर के एक सदस्य ने बाहर जाकर के, इंडिया से बाहर जाकर के बढ़िया काम कर लिया, यानी कि आपका कोई भाई या बहन जो है वो अमेरिका रहता है। मैंने कहा ठीक है, अब अमेरिका रहता है और वो अमेरिका से रह करके आपके घर में पैसे भेज रहा है। मैंने कहा बेटा, चूंकि वो बाहर कमा रहा है, मैंने इस धन को अपने यहां प्रोड्यूस नहीं किया। जीडीपी की परिभाषा के अंदर इसके अंदर जो प्रोड्यूस किया गया है वही काउंट होगा। अभी आगे चलिए, सारी चीजें आपके सामने धीरे धीरे आती चली जाएंगी। रेमिटेंसेस वगैरह वाली जो बात है,
इसीलिए जब हम जीएनपी तक पहुंचेंगे तब आपको ये सारी की सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ये देखिए, तो आप पूछेंगे ना जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है, तो जब आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पूछेंगे तो आप देखेंगे कि जीडीपी जो घर के अंदर पैदा किया गया माल था वो, और मेरा जो भाई बाहर जाकर के कमाई करने लग गया और मेरे घर में जो पैसे भेज रहा है, इनको मिला दिया जाए, यानी हमने मिलकर के कितना कमाया वो, यानी 15 करोड़ तो मैंने खुद ने प्रोड्यूस कर लिए और बाहर से मेरे भाई ने कमा करके और भेज दिए, तो ये दोनों मिलकर के जो बन करके आएगा दैट इज जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर होता है? जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर होता है? जीएनपी के अंदर विदेशों से आई इनकम भी शामिल की जाती है। आई बात समझ में? अब सवाल बनता है कि सर बात तो समझ में आ गई, इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गई, लेकिन अगर मुझे जीडीपी का मतलब समझना हो, मैंने कहा वो तो पहले वाला ही मतलब है, आपने कितना खर्च किया, कितना इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया, एक्सपोर्ट कितना किया, नेट इनकम कितनी हुई, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, ये सब चीजें इसमें काउंट होती हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो जीडीपी के अंदर हमने यहां पर लिखी हुई हैं, जरा देखिए। इट इज मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट। अब जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करें, ये ऋषभ लिख रहे हैं जीडीपी इज लेस देन जीएनपी, बिल्कुल सही कह रहे हैं ऋषभ आप। हाँ जी, अब सुनिए साथियों, हम क्या बात कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए, एक टर्म और सिखानी है मुझे आप लोगों को। आइए अब देखते हैं साथियों, एक टर्म और होती है जीडीपी, जीएनपी, और तीसरी होती है एनएनपी। अब बस थोड़ा सा इसको और समझ लीजिए। अरे भाई दीप, जब इकोनॉमिक्स की चल रही है क्लासेस तब तुमको हिस्ट्री की क्लास की पड़ी हुई है, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब कहीं आगे की लग जाएगी, पहले ये पढ़ लो, ये खत्म हो जाए तब पूछ लेना यार। गजब ही हो तुम यार, मैं सोच रहा था इतनी देर से ना बोलूं पर तुम अपना ही सम्मान करवा रहे हो। इधर देखो एनएनपी, तो अब देखो हमें जीडीपी पहले समझ में आ चुका था, इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें समझ में आ चुका था। अब साथियों इसमें ना डेप्रिसिएशन और ऐड करो। डेप्रिसिएशन किस चीज का? डेप्रिसिएशन का मतलब ये हुआ कि भाई अगर अंकित अवस्थी ने किताबें बनाई, किताबें बेच भी दी, लेकिन सर अगर किताबें 1 महीने पुरानी हो गई तो सर कोई नहीं खरीदेगा उनको। आपने 5 करोड़ की किताबें बना के बेच दी, ये तो मंथली मैगजीन है सर, आपने आज बेच दी, अगले महीने बेचोगे तो सर ये 0 कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये कचरा काउंट होगा। कचरा काउंट क्यों होगा? बोले अगले महीने क्यों पढ़ना किसी को, वो तो मंथली पड़ेगा। आ गई बात समझ में? तो ये वाला जो पॉइंट है डेप्रिसिएशन, इसको ऐसे समझिए, आपने एक कार खरीदी, आप कोई 20-25 लाख की कार लेकर के आए, आपने 1 साल चलाई, आपकी गाड़ी की कीमत 15 लाख रुपए मार्केट कॉस्ट होगी। भाई साहब 15 लाख में बेचना चाहो तो बेच दो, 20 वाली 20 में नहीं बेच पाएंगे। आ गई बात समझ में? ये डेप्रिसिएशन है। आपने कोई चीज खरीदी, जैसे मान लो कि मैंने मेरा फोन खरीदा, मान लीजिए कि आपने एक फोन 1000 रुपए में खरीदा, ये तो है नहीं कि आपने यूज कर लिया तो वो अब 2000 का बिकेगा, सेकंड हैंड हो गया ना, तो अब वो 500 रुपए का बिक रहा है, तो 1000 का जो 500 रुपए में बदला वो क्या है? डेप्रिसिएशन है। आई बात समझ में? तो ये 3 टर्म हैं, इनके बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी जो है वो कल थोड़ा सा और आपको बताया जाएगा, और कल जो है फिर बैंकिंग के अंदर एंट्री की जाएगी। राकेश सर, मैंने ईएमआई पर इंटरेस्ट लग रहा है, मैंने अनअकैडमी की टीम को बता दिया, क्या करूं? बेटा ईएमआई पर इंटरेस्ट तभी लग रहा होगा राकेश जब आपने जिस बैंक से लिया है वो इंटरेस्ट वसूल रही होगी। अनअकैडमी कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है ईएमआई के ऊपर, ठीक है? तो कल जो है हम इसके बारे में थोड़े से टर्म्स की और बातें करेंगे और फिर इसके बाद बैंकिंग के अंदर एंट्री करेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।